नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरोपी डॉक्टरों ने पूछताछ में किए चौंकाने वाले खुलासे। सिग्नल ऐप पर विस्फोटक खरीद की पूरी कहानी आई सामने। उमर उन नवी का करीबी जाकिर वानी गिरफ्तार, कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी में भेजा। पीएम मोदी की तारीफ पर फिर सुर्खियों में शशि थरूर, कांग्रेस के रिश्तों में बड़ी दरार। बिहार बीजेपी विधायक दल की 19 नवंबर को अहम बैठक, केशव प्रसाद मौर्य होंगे सुपरवाइजर। और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा योजना को दी मंजूरी, ट्रंप के नेतृत्व में बनेगा शांति बोर्ड। और अब खबरें विस्तार से। जैश-ए-मोहम्मद के फ़ियादीन मॉड्यूल से जुड़े पकड़े गए आरोपी डॉक्टरों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन में जांच एजेंसियों को बड़े और चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब पकड़े गए डॉक्टरों ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में सिग्नल ऐप पर बना गुप्त ग्रुप बताया, जिसका एडमिन फरार मॉड्यूल सरगना डॉक्टर मुजफ्फर था। इस ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन भी सक्रिय सदस्य थे। जांच में सामने आया कि डॉक्टर उमर इस फ़ियादीन मॉड्यूल की रीढ़ था और अमोनियम नाइट्रेट, TATP, सल्फर डाइऑक्साइड और जैसे विस्फोटक केमिकल खरीदने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। वो हर बार खरीदे गए सामान, उसकी मात्रा और स्रोत की जानकारी ग्रुप में डालता था। डिजिटल सबूतों से पता चला है कि टाइमर से लेकर वायर तक लगभग सभी उपकरणों की खरीदारी भी उमर ने ही की थी। ये पूरा नेटवर्क बेहद संगठित और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि विस्फोटकों को सुरक्षित रखने का काम डॉक्टर मुजम्मिल संभालता था और स्टॉक अपने किराए के घर में शिफ्ट होते ही वो तस्वीरें लेकर ग्रुप में भेजकर पुष्टि करता था। मॉड्यूल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली i20 कार की खरीद की जानकारी भी ग्रुप में साझा की गई थी। पूछताछ में एक और अहम नाम उभरा, फैजल इशाक भट्ट, जो इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ हैंडलर बताया गया है। आरोपियों ने बताया है कि रोजाना की रिपोर्टिंग और विस्फोटक से जुड़ी तैयारियों की जानकारी डॉक्टर उमर सीधे इसी फैजल को भेजता था। एजेंसियों का कहना है कि ये नाम भी संभवतः फर्जी है और इसे पाकिस्तानी नेटवर्क ने रणनीति के तहत चुना। अब तक की जांच में जैश-ए-मोहम्मद के 4 पाकिस्तानी हैंडलरों अबू ओकाशा, हंजुल्लाह, निसार और फैजल इशाक भट्ट की भूमिका सामने आ चुकी है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के आरोपी उमर उन नवी के करीबी जाकिर बिलाल बानी उर्फ दानिश को NIA ने गिरफ्तार किया और आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। जांच में सामने आया कि दानिश केवल तकनीकी मदद नहीं देता था, बल्कि हमले की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वो उमर का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था और हमले की योजना के हर चरण में शामिल था। NIA ने बताया कि दानिश ने ड्रोन और रॉकेट की खेप तैयार की थी। उमर के साथी आमिर राशिद अली भी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी से भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही की साजिश बेनकाब हुई है। NIA ने बयान में कहा है कि अनंतनाग के कांजीकुंड निवासी बानी को श्रीनगर से दबोचा गया और उसने घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने का प्रयास भी किया। वो तकनीकी बदलाव करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में सक्रिय था। दानिश को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया। NIA ने उसे हमले का सह साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि उसने उमर उन नवी के साथ मिलकर आतंकी साजिश को अंजाम देने में मदद की। गिरफ्तारी से आतंकवादी नेटवर्क की गहरी योजना उजागर हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके सुर्खियों में हैं। दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की रचनात्मक अधीरता और उपनिवेशवादी मानसिकता को खत्म करने के संकल्प पर जोर दिया। थरूर के अनुसार पीएम ने भारत को अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि उभरता मॉडल बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी पर चुनावी मूड में रहने का आरोप गलत है, क्योंकि वो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भावनात्मक मूड में रहते हैं। थरूर ने पीएम के उस भाषण की भी सराहना की जिसमें शिक्षा पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का जिक्र था। उनके बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर असहजता बढ़ती दिख रही है। थरूर ने बताया कि पीएम के संबोधन में मैकाले की गुलामी मानसिकता को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया।
मोदी ने भारत की भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान पर गौरव बहाल करने के लिए 10 साल का राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की अपील की। थरूर ने भाषण को सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण का मिश्रण बताया, जो राष्ट्र को प्रगति के लिए बेचैन रहने का संदेश देता है। इसी बीच थरूर और कांग्रेस के रिश्ते हाल के महीनों में तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर तब से जब उन्हें सरकारी प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष का चेहरा बनाकर विदेश भेजा गया था। पीएम मोदी की विदेश नीति और नेतृत्व की तारीफ के बाद पार्टी में असंतोष और गहरा हो गया है। इससे थरूर की पार्टी के साथ बढ़ती खटास एक बार फिर से सामने आ गई है। बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक रहेंगे। ये बैठक 19 नवंबर बुधवार सुबह 10 बजे पटना में होगी। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजेपी विधायक दल का नेता चुनना है। ये दिन पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कल बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सभी दल अपनी विधायक दल की बैठक कर चुके होंगे। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। चुना गया नेता राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सूत्रों के अनुसार बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी नाम तय नहीं हुए हैं। सरकार गठन से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ये पूरी प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीति में भूचाल ला देने वाला बयान दिया है। उनका दावा है तेजस्वी यादव खुद नहीं जीते, उन्हें जिताया गया है। उदित राज का आरोप है कि मतगणना में शाम तक तेजस्वी पीछे थे, लेकिन रिजल्ट को मैनिपुलेट करके उन्हें आगे कर दिया गया ताकि चुनाव पर सवाल न उठे, शोर शराबा न बढ़े। उदित राज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये मैंडेट मैनिपुलेटेड है, अनफेयर है और बिहार में वोटों की डकैती हुई है। उनका कहना है कि जैसे तेजस्वी को जिता दिया, वैसे ही किसी और को हराया जा सकता है। ये तो नई तकनीक आ गई है। कुछ खेल ईवीएम में है, कुछ एसआईआर में। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर भी सीधा हमला बोला। दावा किया कि 2029 में ये संविधान बदल देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे और जिस तरह बिहार में सीटों की डकैती हुई है, वैसे ही 400 पार का आंकड़ा ले जाएंगे। सबसे बड़ा आरोप उदित राज ने कहा कि भारत में चीन और रूस का चुनाव मॉडल लागू किया जा रहा है। आगे के चुनाव पहले से फिक्स होंगे, कितनी सीट लेनी है और कितनी छोड़नी है, सब पहले से तय होगा। उदित राज के इस बयान ने बिहार की राजनीति ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नई राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है। क्या वाकई चुनाव फिक्स थे? क्या तेजस्वी यादव को जिताया गया? और क्या देश में चुनाव प्रक्रिया पर खतरा मंडरा रहा है? इन गंभीर आरोपों पर अभी तक बीजेपी और चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयानबाजी की गर्मी अब जरूर बढ़ने लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की योजना को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में तबाह क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती और भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की संभावना तलाशने पर विचार शामिल है। अमेरिका के इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। रूस ने इसके विरोध में एक अलग प्रस्ताव भी पेश किया। प्रस्ताव को पारित कराया। युद्ध विराम के बाद स्वायत्व लाना और 2 साल तक चले इजराइल हमास संघर्ष के बाद गाजा के भविष्य की रूपरेखा तय करने में अहम कदम माना जा रहा है।
कई अरब और मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बल भेजने में रुचि दिखाई थी। सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना ये संभव नहीं था। इस प्रस्ताव से गाजा में असैन्यकरण और सीमाओं की निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका की योजना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना का हिस्सा है, जिसमें एक अंतरिम शांति बोर्ड का गठन और नेतृत्व ट्रंप करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय बल को 2027 तक व्यापक अधिकार प्राप्त होंगे, जिनमें सुरक्षा प्रदान करना और गाजा के असैन्यकरण पर नजर रखना शामिल है। प्रस्ताव को पारित कराने में अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गाजा मुद्दे पर फोन पर लंबी वार्ता हुई। ये वार्ता सुरक्षा परिषद में मतदान से ठीक पहले हुई है। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक शांति केंद्र गाजा संकट के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद क्षेत्र में शांति स्थापित करने की उम्मीद बढ़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा धमाका। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महायुति अंदर ही अंदर दरकती दिख रही है। कल्याण डोंबिवली में महायुति की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। उनके कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो गए। क्या महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? डोंबिवली में आज जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक तस्वीर बिल्कुल उलट थी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं का महायुति की पार्टियों में प्रवेश का सिलसिला तेज था, लेकिन अब इसी महायुति के भीतर सेंध लगाना शुरू हो गई है। उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने के बाद अब कल्याण डोंबिवली में भी भाजपा ने वही चाल चल दी। डोंबिवली की राजनीति में आज बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिंदे गुट को झटका देते हुए पूर्व नगर सेवक दिवंगत वामन महात्रे के पुत्र अनमोल महात्रे, पूर्व नगर सेवक महेश पाटिल, डॉक्टर सुनीता पाटिल, सायली विचारे समेत दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय में मानव शक्ति प्रदर्शन का माहौल था। मंच पर प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष नंदू परब, नरेंद्र सूर्यवंशी, दीपेश महात्रे और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शामिल होने वालों की लंबी सूची ने पूरे डोंबिवली कल्याण की राजनीति में हलचल मचा दी है। अनमोल महात्रे के साथ अश्विनी महात्रे, गजानन जोशी, ओमकार सुर्वे, माधुरी सालुंखे समेत कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। उधर महेश पाटिल और डॉक्टर सुनीता पाटिल के साथ अन्ना राणे, संजय विचारे, सरिता शर्मा, संगीता अंबरे और कई कार्यकर्ताओं ने भी कमल का दामन थाम लिया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में भरोसा और हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होकर सभी साथी भाजपा में आए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इन्हें परेशान किया गया, अब विकास के लिए सब एक मंच पर आए हैं। डोंबिवली कल्याण की ये राजनीतिक हलचल साफ बताती है, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संगठन को और मजबूत कर लिया है और महायुति के भीतर इस हलचल ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जिला कारागार में बैरक नंबर 1 में क्वारंटीन किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों की मेडिकल जांच की जाएगी और जेल प्रशासन ने उन्हें 10 दिन के क्वारंटीन प्रोटोकॉल में रखने का निर्णय लिया है। रामपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पिता पुत्र को दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर सीधे जेल भेजा। जेल प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत किसी भी नए कैदी को पहले क्वारंटीन में रखना जरूरी होता है। इस दौरान दोनों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा भी विशेष रूप से बढ़ाई गई है। आपको बता दें, आजम खान और अब्दुल्ला ने जेल में साथ रहने की अनुमति मांगी है, जिस पर अदालत जल्द ही सुनवाई करेगी। मामला 2016 का है, जब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अब्दुल्ला आजम का नामांकन दाखिल होना था। उनके पहले पैन कार्ड पर जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जिससे उनकी उम्र 24 वर्ष थी, जबकि विधायक बनने के पहले 25 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। आरोप है कि इस कमी को पूरा करने के लिए एक नया फर्जी पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई। इसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल बैंक पासबुक और चुनावी नामांकन में किया गया था। जांच और सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को दोषी पाया और अधिकतम सजा सुनाई।
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अदालत पिता पुत्र को एक साथ रहने की उनकी अर्जी पर क्या फैसला देती है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के बाद उमर अब्दुल्ला उजाला सिग्नस अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। उमर ने जांच की शुरुआत होने की जानकारी दी और विस्फोट के कारणों का पता लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जांच शुरू की गई है और जल्द ही विस्फोट के कारणों का पता लग जाएगा। ये देखा जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किन हालात में लाया गया, कहां रखा गया और इसके साथ क्या किया जा रहा था। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि सरकार ने प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया है और गृह मंत्रालय भी जरूरतमंद परिवारों को मुआवजा देगी। उन्होंने विशेष रूप से विस्फोट में प्रभावित टेलर के परिवार को मदद देने की बात कही है। उमर ने उजाला सिग्नस अस्पताल की टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और राहत कार्य तुरंत शुरू किया। उन्होंने अस्पताल के संसाधनों और मेडिकल टीम की सहायता से घायलों के उपचार को सफल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंताजनक समाचार रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है, भले ही आंकड़ा पूरी तरह सत्यापित न हो, लेकिन मुद्दा अत्यंत गंभीर है। अदालत ने ये भी माना कि देश में गोद लेने की वर्तमान प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और कठोर है, जिसके कारण लोग अवैध रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा है कि अगर नियम इतने कड़े होंगे तो उल्लंघन होना स्वाभाविक है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु 6 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। अदालत ने केंद्र को 9 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इससे पहले भी 14 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और मिशन वात्सल्य पोर्टल पर उनकी जानकारी साझा करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा था कि लापता बच्चों की खोज के लिए गृह मंत्रालय की निगरानी में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए ताकि राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर संपर्क हो सके। अदालत ने साफ कहा कि जितना तेजी से बच्चे गायब हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से व्यवस्था को सुधारा जाना जरूरी है। 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का ग्लोब ट्रॉटर इवेंट आयोजित हुआ, पर तकनीकी दिक्कतों के चलते कार्यक्रम में काफी देरी हुई। इसी देरी से परेशान होकर राजामौली ने भगवान हनुमान को लेकर बयान दे दिया, जिसने माहौल को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते और उनके पिता द्वारा हनुमान पर भरोसा जताने की बात से वे नाराज हुए। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हुआ और आलोचना का तूफान खड़ा हो गया। बयान को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया। इसी विवाद ने अब बड़ा मोड़ लिया है। राजामौली के बयान के खिलाफ राष्ट्रीय वानर सेना ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। संस्था का आरोप है कि हनुमान जी को लेकर की गई टिप्पणी से करोड़ों भक्तों की भावना आहत हुई है। उनका कहना है कि राजामौली ने जानबूझकर देवता का अपमानजनक संदर्भ दिया, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बढ़ने के बाद भी राजामौली ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं राजामौली की अपकमिंग फिल्म वाराणसी चर्चा में बनी हुई है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली हार ने भारतीय टीम पर दबाव बना दिया है। टीम अब 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी में जुट गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय टीम नेट्स में पसीना बहाती दिखी। कोच गौतम गंभीर की निगरानी में बल्लेबाज और सहायक स्टाफ नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने स्पिनरों का सामना किया, जबकि आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर और स्थानीय गेंदबाज भी अभ्यास में शामिल रहे। साई सुदर्शन और जुरैल पैड पहनकर स्पिन गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, जिससे उनके खेल की रणनीति और सुधार की झलक मिली। गंभीर ने खास तौर पर सुदर्शन पर नजर रखी, जो कप्तान शुभमन गिल की जगह लेने के दावेदार है। विकल्प अभ्यास सत्र में सिर्फ 6 खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें जडेजा भी थे, जिन्होंने लंबे समय तक नेट पर बल्लेबाजी की। सुदर्शन तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने कौशल का परीक्षण कर रहे थे। गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने ब्रेक के दौरान उनके लेंथ और तकनीकी पर मार्गदर्शन दिया। भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और इस अभ्यास से टीम की रणनीति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होने की संभावना है। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।